जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग शुरू करेंगे और इस पूरे वीडियो में जो हम लोग इस ठोस अवस्था के चैप्टर को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट है वो है ठोस की परिभाषा कि आखिर ठोस है क्या। तो देखिए, कोई भी चीज़ जैसे पदार्थ जो मूल रूप से तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों में जो अंतर है, सबसे पहला देख तो ठोस में जो दृढ़ता पाई जाती है, जैसे कि हम लोगों में भी जिद होती है। अगर हम कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कहाँ हम पा कर ही रहेंगे, तो वो हिलता नहीं। लेकिन वहीं पर द्रव को हम जिस तरह से चाहें जिस आकृति में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अंतर होता है कि ठोस की आकृति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन द्रव की आकृति को हम जब चाहे तब बदल सकते हैं। ठोस की आकृति जो है वो निश्चित होती है, वो बिना बाहरी बल लगाए हुए उसकी आकृति नहीं बदलेगी, लेकिन द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। तो ठोस की जो परिभाषा है वो ये है कि दृढ़ता के कारण नियत आकार एवं आयतन युक्त पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। दृढ़ता के कारण नियत आकार एवं आयतन युक्त पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहा जाता है। तो ठोस जो पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था है जिसमें कि नियत आकार भी पाए जाते हैं और नियत आयतन भी होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि उसमें दृढ़ता भी पाई जाती है। और इसकी जो कुल विशेषताएं कि जैसे इसमें इसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, ठोस में आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, ठोसों में दृढ़ता पाई जाती है, ठोस असंपीड होते हैं। असंपीड कहने का अर्थ है कि उसे जो हम न मार नहीं सकते, जैसे कि रबर को हम खींचते हैं तो वो जो है फैलता है, तो असंपीड मतलब होता है कि जो नहीं फैलता है। तो ठोस जो है असंपीड होता है कि ठोस फैलता नहीं उसे खींचने में। उसके बाद ठोस है आघातवर्ध होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी लोहा को गर्म करते हैं, उस पर अगर हथौड़ा मारते हैं तो वो फैलता है, तो वो होता है आघातवर्ध गुण। तो ठोस में जो ऐसा आघातवर्ध गुण होता है, तो इसलिए जो ये है ठोस आघातवर्धीय होते हैं। उसके बाद है ठोस में जो तनन सामर्थ्य होता है, ठोस में जो है तनन सामर्थ्य होता है कि उसे जो हम जो है कि किसी भी सहायता से जो उसको खींच सकते हैं। उसके बाद एक ठोस में जो है प्रत्यास्था पाई जाती, ठोस में जो है प्रत्यास्था पाई जाती। ये कुछ गुण है इसके, और इनमें बहुत सारे गुण होते हैं और इसकी विशेषताएं भी होती हैं। तो ये है ठोस की परिभाषा और इसकी विशेषताएं। अब जो टॉपिक है वो है ठोस का वर्गीकरण, कि ठोस कितने भागों में बटा हुआ है। तो ठोस जो कुल 3 भागों में बटा हुआ है। उसमें पहला है क्रिस्टलीय ठोस, फिर दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा है बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो ये 3 टाइप के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। तो वैसा ठोस जिसका जो है अवयवीकरण दीर्घ परिसर रूप में जो व्यवस्थित आता है, दीर्घ परिसर रूप में व्यवस्थित रहता है, ये जो दीर्घ परिसर रूप में व्यवस्थित रहता है। और अक्रिस्टलीय जो लघु परिसर के रूप में व्यवस्थित रहता है, लघु परिसर के रूप में व्यवस्थित रहता है, लघु परिसर में व्यवस्थित रहता है। इसके अवयवी कण जो लघु परिसर में होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जो दीर्घ परिसर रूप में होते हैं। और जो बहुक्रिस्टलीय ठोस है, तो ये भी जो एक प्रकार क्रिस्टलीय ठोस है, जिसका जो परिभाषा बोला जाता है वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी भौतिक प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है, जिसकी भौतिक प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है यह क्रिस्टलीय, लेकिन इसका गुण जो है वो अक्रिस्टलीय से मिलता है, इसलिए इसे बहुक्रिस्टलीय का नाम दिया गया। तो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा वैसा ठोस जिनके अवयवी कण लघु परिसर रूप में व्यवस्थित रहते हैं, वैसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फिर अगर अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा पूछा जाएगा तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण लघु परिसर रूप में व्यवस्थित रहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बहुक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हो जाएगा वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी भौतिक प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है, वैसा ठोस बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब जो इसके विशेषताओं को जाना पड़ेगा। तो इसका जो विशेषता, इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का जो सतह है वो हमेशा एक समान होता है, ये एक समान होता है, तो उस एक समान होता है। लेकिन वहीं पर क्रिस्टलीय ठोस का सतह एक समान नहीं होता, ठीक जो क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत होता है अक्रिस्टलीय ठोस।
इसका सतह एक समान होता है, इसका सतह एक समान नहीं होता है। तो इसका जो दीर्घ परिसर ताप होता है, इसमें जो दीर्घ परिसर ताप होता है, इसमें ताप जो है वो दीर्घ परिसर रूप में ही होता है, लेकिन इसमें ताप दीर्घ परिसर रूप में नहीं था। अगर ये जो दीर्घ परिसर ताप में जो ये मुलायम होकर द्रवित हो जाता है, ये जो मुलायम होकर जो है द्रवित होकर जो है ये मुलायम हो जाता है, इस और जो है ये अति शीतलित अवस्था में पाया जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस जो है मुलायम होने के कारण जो ये अति शीतलित अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस को जो सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो ये जो इसके अंतर है कि इसका आकार एवं आयतन जो ये निश्चित होता है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन इसके आकार एवं आयतन मतलब कि कुछ समय बाद बदल जाते हैं, द्रव, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो इसमें है कि इसका क्वथनांक भी उच्च होता है, या इसका क्वथनांक और द्रव्यमांक नियत होता है, लेकिन इसका क्वथनांक और द्रव्यमांक भी नियत नहीं होता है। तो यही सब जो इसके अंतर है कि ये लघु परिसर में होते हैं, ये दीर्घ परिसर में होते हैं, ये लघु परिसर में होते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा से भी हम जो है विशेषताओं को निकाल सकते हैं। ये जो इसके परिभाषा थी और इसकी विशेषता है। ठोस का वर्गीकरण जो है वो 3 रूपों में हुआ है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और बहुक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद जो है हम लोग टॉपिक जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के जो है प्रकार को जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 रूपों में होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है धात्विक क्रिस्टल ठोस और चौथा है आणविक क्रिस्टल ठोस। इसमें जो है इसका अगर परिभाषा पूछा जाए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन के रूप में होते हैं, जिनके अवयवी कण जो है वो आयन के रूप में होते हैं, तो वह क्रिस्टलीय ठोस जो है आयनिक ठोस कहलाता है। उसके बाद है ये सहसंयोजक ठोस, इसको जो नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है 3 डायमेंशनल जो है मॉलिक्यूल जेंट का निर्माण करते हैं। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच जो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिसके अवयवी कण जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं और जो है वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स जेंट का निर्माण करते हैं, तो ऐसे ठोस जो है सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। उसके बाद है धात्विक ठोस। ये जो धात्विक धनायन और जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन से निर्मित ठोस होते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से निर्मित ठोस होते हैं, इसलिए जो धात्विक धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहाव से निर्मित ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है। इसमें जो सभी धातु और मिश्र धातु आते हैं, इसमें आ गया जैसे NaCl, नमक हो गया, सोडा हो गया, KCl हो गया। तो इस तरह से जो ये सब आते हैं आयनिक ठोस में। सहसंयोजक ठोस में हीरा, ग्रेफाइट ये सब जो आते हैं सहसंयोजक ठोस में आते हैं। आणविक ठोस में जो I2H2 ये सब जो आते हैं आणविक ठोस में आते हैं। तो आणविक ठोस आ जाता है तो वैसा ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच जो है वांडर वाल फोर्स पाया जाता है, जिनके अणुओं के बीच जो है वांडर वाल फोर्स पाया जाता है, वह ठोस आणविक ठोस कहलाता है। ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो अगर इसकी परिभाषा पूछे तो वैसा आणविक ठोस जिसके अणु ध्रुवीय होते हैं वे ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। वैसे आणविक ठोस जिसके अणु अध्रुवीय होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और वैसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं वैसे ठोस हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, इन सब में बर्फ हो गया, तो ये सब जो है इन सब में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आणविक ठोस। H2O जो बर्फ है वो आणविक ठोस कहलाता है। वहीं पर I2CH2Cl2 तो ये सब जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। वहीं पर HCl SO2 तो ये सब जो है अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। और अगर इसकी विशेषता पूछे सारी, जैसे ये हो जाएगा कि ये जो कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, और ये भी कठोर और भंगुर होते हैं।
और ये भी कठोर और भंगुर होता है, और ये भी कठोर और भंगुर होते हैं। इनका भी द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है, इसका भी द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है, इसका भी द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है, इसका भी द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। अंतर यह है कि इसमें कि सबसे पहला परिभाषा के अंतर कि इसमें आयन होते हैं, इसमें आयन नहीं होते, इसमें सहसंयोजक बंध होता है, इसमें धात्विक बंध पाया जाता है, तो इसमें जो वंडर वाल बल कार्य करता है। उसके बाद कि ये जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स का भी निर्माण करता है। जैसे कि हीरा हो गया, तो हीरा जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है, तो ये जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का भी निर्माण करता है। ये सब जो इसकी विशेषता हुई क्रिस्टलीय ठोस की। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में इसके कुल जो है 6 आंसर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो द्रवण ऊष्मा। क्रिस्टल ठोस में द्रवण ऊष्मा जो है निश्चित होता है, तो ये इसके विपरीत हो जाएगा। और क्रिस्टलीय ठोस में द्रवण ऊष्मा अनिश्चित होती है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। उसके बाद है क्रिस्टलीय ठोस में आकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती, ये भी जो है अनिश्चित होती है। और उसके बाद है इसे जो समान खंड में हम तोड़ सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को जो हम समान खंड में बांट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम नमक लेते हैं, तो नमक को हम बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं, लेकिन कांच पर अगर एक ईंटा मार दिया जाए, कांच पे जो है अगर एक ईंट मार दिया जाए या कोई पत्थर फेंक दिया जाए, तो वो बराबर भाग में नहीं बढ़ते, बल्कि कोई भाग छोटा तो कोई भाग बड़ा, हर भाग अलग अलग साइज का हो जाता है। तो ये जो समान खंडों में नहीं बढ़ते, तो वही कह रहा है समान खंड कि क्रिस्टलीय ठोस को जो समान खंडों में विभाजित किया जा सकता है, और क्रिस्टलीय ठोस को समान खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि ये एनिसोट्रॉपिक होता है, और ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये जो आइसोट्रॉपिक होते हैं कहने करते हैं कि ये जो समदैशिक होता है और ये विषम दैशिक होते हैं, कि इसमें जो बराबर इसकी दिशाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी दिशाएं जो बराबर नहीं होती, तो ये विषम दैशिक होते हैं, लेकिन इसकी दिशाएं बराबर, तो ये समदैशिक होते हैं। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमांक जो वो उच्च होता है, क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमांक उच्च होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमांक वो निम्न होता है। उसके बाद है कि क्रिस्टलीय ठोस को जो सत्य ठोस कहा जाता है, सत्य का विपरीत होता है झूठ, छद्म, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो अक्रिस्टलीय ठोस को जो कहा जाता है छद्म ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस भी कहा जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस भी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है त्रिविमीय जालक। कि त्रिविमीय जालक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो क्योंकि जो हमें जो अब क्रिस्टल को समझने के लिए या क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए जो हमें यूनिट सेल को समझना होगा, और यूनिट सेल को समझने से पहले जो हमको त्रिविमीय जालक को समझना होगा, कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के नियत बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था या वितरण को उसका त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक है। क्योंकि जो ठोस में बहुत सारे कण होते हैं, तो उसका जो वितरण का एक व्यवस्था होता है कि वो किस प्रकार जो बैठे होते हैं। मान लीजिए कोई ठोस इस प्रकार से बैठे होते हैं, तो कोई ठोस इस प्रकार से बैठे होते हैं, तो जिस प्रकार से वो बैठे होते हैं ठोस या ठोस के अवयवी कण, तो उसके ही व्यवस्था को या त्रिविमीय व्यवस्था को, जिसमें कि त्रिविमीय व्यवस्था करने के जिस व्यवस्था में लंबाई हो, ऊंचाई हो और चौड़ाई हो, तो ये तीनों चीज जिसमें होंगी, तो वही व्यवस्था जो है त्रिविमीय जालक कहलाता है। तो ये हो जाएगा किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के नियत बिंदुओं के त्रिविमीय व्यवस्था या वितरण को जो क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। और ये कुल जो 6 टाइप में होता है। पहला स्क्वायर लेटिस, दूसरा है रेक्टेंगुलर लेटिस, तीसरा है पैरेललोग्राम लेटिस, चौथा है रोम्बिक लेटिस, और पांचवा है हेक्सागोनल। और इसकी जो विशेषता है त्रिविमीय जालक की, वो ये है कि इसका जो प्रत्येक बिंदु है, त्रिविमीय जालक का प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के अवयवी कण को दर्शाता है। ये जो पॉइंट है ये क्रिस्टल का अवयवी कण को दर्शाता है। तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के जो अवयवी कण को बताता है। और दूसरा कि प्रत्येक कण का जो परिसर है, प्रत्येक कणों का परिसर समान होता है। ये जो परिसर, ये जो लंबाई, ये हमेशा समान होगा, घन के आकार के रूप में होगा। तो परिसर जो प्रत्येक कण का वो हमेशा समान होता है। और ये कुल 5 टाइप में होते हैं, और परिभाषा भी जान चुके हैं। तो अब अगले नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, वो है यूनिट सेल। अब है एकक सेल।
एकक सेल की परिभाषा क्या है? तो एकक सेल जो है वो किसी भी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है, ये छोटा सा एक टुकड़ा है जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल का ही निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर एक एक ईट ईट जोड़ जोड़ कर जो एक पूरा दीवार बनता है, तो यह जो अगर दीवार दीवार जो एक क्रिस्टल जालक है, दीवार एक क्रिस्टल जालक है, लेकिन दीवार में जो ईट लगा है वो ईट जो है वो है एकक सेल। तो यही है एकक सेल जो वो जो क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से जो पूरा क्रिस्टल का ही निर्माण होता है। जिस प्रकार एक ईंट के जो पुनरावृत्ति, इसके एक ईंट पर फिर दूसरा ईंट पर तीसरा ईंट, इस तरह से पुनरावृत्ति करने से एक दीवार बन जाता है। तो उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक का जो वैसा छोटा भाग जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति से जो पूरा क्रिस्टल का ही निर्माण होता है वह जो है एकक सेल कहलाता है। तो इसको हम भलीभांति समझ गए। अब इसके टाइप को जानते हैं। तो इसका जो टाइप है वो दो टाइप है, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव में जो है सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही जो है अवयवी कण होते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट मान लीजिए ये क्रिस्टल जालक है, इसका जो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट है, इसी पर सिर्फ अवयवी कण होते हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल जालक जो है या ऐसे एकक सेल जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं या समान एकक सेल कहलाते हैं। तो यह हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल को बेसिक या जनरल यूनिट सेल भी कहते हैं कि वैसा यूनिट सेल जिसके कोणीय जालक बिंदु पर ही सिर्फ अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिसके कोणीय जालक बिंदु पर ही अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोणीय जालक बिंदु पर और कहीं पर नहीं। तो ऐसे यूनिट सेल जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल या जनरल यूनिट सेल कहलाता है। अब सेंटर यूनिट सेल ये जो है तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फिर होता है फेस सेंटर यूनिट सेल और तीसरा होता है इंटरशियल यूनिट सेल। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको एफ से और इसको सी से। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के कॉर्नर पॉइंट के अलावा ये जो जालक बिंदु है इसके अलावा भी जो सतह पर जो है ये अन्य भाग पर भी जो है कण पाए जाते हैं या अवयवी कण पाए जाते हैं। जैसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल को लेते हैं तो इसमें जालक बिंदु कोणीय जालक बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होता है, साथ में जो इसके बॉडी पर भी जो है क्रिस्टल जालक के बॉडी पर भी एक कण उपस्थित होता है। तो ऐसे जो है यूनिट सेल बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहलाते हैं। तो कहेंगे ऐसे यूनिट सेल जिसमें जो है जिसमें कोणीय जालक बिंदु के अतिरिक्त क्रिस्टल जालक के जो है बॉडी पर एक कण पाए जाते हैं, तो वैसे यूनिट सेल जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहलाते हैं। अब है फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस बॉडी तो एक ही होता है इसमें, लेकिन फेस जो है सतह जो है वो 6 पाए जाते हैं। इसलिए जो कोणीय जालक बिंदु के अलावा जो है 6 सतह पर जो 6 सतह पर जो इसके बिंदु पाए जाएंगे। तो कौन क्रिस्टल जालक बिंदु जो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो है इस पर जो 8 जालक बिंदु के अलावे जिसमें 6 सतह पर 6 अवयवी कण पाए जाते हैं, सतह पर भी 6 अवयवी कण पाए जाते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल जो फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। ऐसे यूनिट सेल जिसमें कोणीय जालक बिंदु 8 कोणीय जालक बिंदु के अतिरिक्त सतह पर 6 अतिरिक्त कण पाए जाते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल फेस सेंटर यूनिट सेल कहलाते हैं। और उसके बाद है इंटरशियल। इंटरशियल में होता है कि इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल इसको कहते हैं कि अपोजिट साइड पर एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर अवयवी कण पाए जाते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें 8 कोणीय जालक बिंदु के अतिरिक्त विपरीत सतह पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये बटा हुआ आता है एकक सेल। और ये जो एकक सेल की परिभाषा है
तो ठोस के क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम है जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, वह एकक सेल कहलाता है। एकक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल या जनरल यूनिट सेल, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल के भी तीन भाग है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को आई सूचित करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को एफ से सूचित करते हैं और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को सी से सूचित करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एकक सेल में कणों की संख्या का निर्धारण। सबसे पहला है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में कणों की संख्या जो कितनी होती है, तो प्रत्येक कण जो है सब मिलाकर कुल जो जालक बिंदु होता है वो 8 होता है और कण 1। तो एक कण का जो 8 यूनिट से 8 जालक बिंदु पर जो भागीदारी होगा वो 1/8 होगा। जालक बिंदु 8 है, कण 1 है, तो एक कण का जो 8 जालक बिंदु पर जो भागीदार साझेदारी वाला भाग जो होगा वो होगा 1/8। तो चूंकि 8 जालक हर सेल में होता है, इसलिए जो 8 इंटू कुल जो भागीदारी होगा 8 इंटू 1/8 सभी में होगा। सिंपल यूनिट में सिर्फ जालक बिंदु ही होते हैं, उसके बाद जो और कोई बाहरी कण उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ जालक बिंदु के लिए ही होगा कि 8 गुना 1/8, तो ये हो जाएगा 1। सिंपल यूनिट सेल में कणों की संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। उसके बाद है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में सबसे पहला तो जालक बिंदु 8 जालक बिंदु पर कण होता है, तो इसलिए जिसकी भागीदारी 8 इंटू 1/8 हो गई। और चूंकि बॉडी का जो कंट्रीब्यूशन जो है बॉडी का एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो है सिर्फ और सिर्फ एक कण बॉडी पर होता है, तो एक कण जो है वो संपूर्ण होता है। तो बॉडी पर जो एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के साथ वो पूरा का पूरा होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर 1 हो गया। तो ये 1 और ये 1 हो गया 2। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो है कणों की संख्या वो 2 होती है। उसी प्रकार फेस सेंटर यूनिट सेल कि फेस में जो है 2 कण होते हैं, 2 कण होते हैं, तो और दो यूनिट सेल से फेस पर स्थित कण जो है दो सतह से जो है या 2 यूनिट सेल से जो साझीकृत रहते हैं, तो इसलिए जो एक कण की भागीदारी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो है 2 यूनिट सेल से साझाकृत रहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में कण, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/2। और कुल मिला के जो है सतह जो होते हैं वो 6 सतह होते हैं, इसलिए हो जाएगा 1/2 इंटू 6। ये हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6, ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होती है वो 4 होती है। उसके बाद है इंड सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें भी जो चूंकि विपरीत दिशा में या विपरीत सतह पर जो कण उपस्थित रहते हैं, तो 2 कण रहते हैं वो भी 2 यूनिट सेल के साथ, तो एक यूनिट सेल से भागीदारी जो इसकी होगी 1/2 होगी, तो 1/2 भागीदारी हो गई। और कुल में सतह जो कण जो उपस्थित है वो 2 है, तो इसलिए 2 इंटू 1/2 प्लस जो 8 इंटू 1/8, ये होगा 1 + 1 = 2। तो इंड सेंटर यूनिट सेल में जो कणों की संख्या है वो है कुल 2। देखिए अब हमें समझना है क्रिस्टल तंत्र और ब्रेविस जालक। सबसे पहले हम क्रिस्टल तंत्र को समझेंगे, फिर इसी से कनेक्टेड है ब्रेविस जालक। ये क्रिस्टल तंत्र जो है यूनिट सेल के आधार पर, यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पर जो यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस को 7 भागों में बांटा गया। यूनिट सेल के या एकक सेल के बीमों के आधार पर क्रिस्टल जालक को या क्रिस्टलीय ठोस को 7 भागों में बांटा गया, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहा जाता है। और ये उसके 7 भाग हैं। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोमिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा हेक्सागोनल, छठा है रोम्बोहेड्रल और 7वां है ट्राइक्लिनिक। तो अगर क्रिस्टल तंत्र की परिभाषा पूछे तो वो इस प्रकार होगी कि एकक सेल के बीमों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 7 प्रकार में बांटा गया है, जिसे कि हम क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और 1848 ईस्वी में जो है 1848 ईस्वी में अगस्ते ब्रेविस ने जो है अपने ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया था कि क्रिस्टल तंत्र को जो है या 7 क्रिस्टल तंत्र के लिए 7 क्रिस्टल तंत्र के लिए जो है 14 क्रिस्टल जालक संभव है। 14 क्रिस्टल जालक संभव है, क्रिस्टल जालक संभव है। और इसी क्रिस्टल जालक को जो ब्रेविस जालक कहते हैं।
तो जो है क्रिस्टल तंत्र समझ गए, और क्रिस्टल तंत्र से ही रिलेटेड है क्रिस्टल ब्रेविस जालक कि सातों क्रिस्टल 1848 में अगस्ते ब्रेविस ने अपनी ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर बताया था कि सातों क्रिस्टल तंत्र के लिए 14 क्रिस्टल जालक संभव है, और जिसे ब्रेविस जालक कहते हैं। और इसमें सबसे पहला क्यूबिक में जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो है तीन क्रिस्टल जालक संभव है, वो भी P+I+F के रूप में। फिर टेट्रागोनल में जो है P+I के रूप में क्रिस्टल जालक संभव है। फिर ऑर्थोरोमिक में 4, मोनोक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1, और रोम्बोहेड्रल में 2, और ट्राइक्लिनिक में 1। लेकिन सबकी जो यूनिट सेल की जो बीमा है वो अलग अलग है। तो यही है क्रिस्टल तंत्र और ब्रेविस जालक कि यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 7 भागों में बांटा गया, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और 1848 में अगस्ते ब्रेविस ने अपने ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर बताया कि सातों क्रिस्टल तंत्र के लिए 14 क्रिस्टल जालक संभव है, जिन्हें ब्रेविस जालक कहा जाता है। और यही जो है ये ब्रेविस जालक। अब हम लोग समझेंगे सुसंकुलित संरचना आखिर ये क्या है। तो जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड है या क्रिस्टलीय ठोस है, तो उसके अवयवी कण जो है एक दूसरे से इस प्रकार से होते हैं। तो इनके अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान बच जाता है, न्यूनतम रिक्त स्थान जो बचता है, वही जो है सुसंकुलित संरचना कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी क्रिस्टल ठोस का ये अवयवी कण है और इसके ये व्यवस्था है कि इस प्रकार से ये दोनों जो व्यवस्थित है, तो इनके बीच देखिए यहाँ पर ये जो है खाली जगह बच रहा है, रिक्त स्थान। यही जो रिक्त स्थान है, यही रिक्त स्थान सुसंकुलित संरचना कहलाती है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान को न्यूनतम रिक्त स्थान को या खाली रिक्त स्थान को जो है सुसंकुलित संरचना कहते हैं। तो ये जो सुसंकुलित संरचना जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला जो डायमेंशन के आधार पर ये होते हैं, फर्स्ट होता है 1 डायमेंशन, फिर होता है 2 डायमेंशनल, और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और इसमें जो 1 डायमेंशनल में हम भली बात देते हैं, इसमें एक ही जो है अक्ष होता है, वो या तो लंबाई के रूप में ले सकते हैं, चाहे चौड़ाई के रूप में ले, या ऊंचाई के रूप में। तो ये जो एक 1 डायमेंशनल जो होता है इस टाइप में होता है। ये जो 1 डायमेंशनल सॉलिड है, और ये जो 1 डायमेंशनल सॉलिड है कि 1 डायमेंशनल सॉलिड में क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल के जो अवयवी कण है वो एक पंक्ति में एक दूसरे से सन्निकट जो है स्थित होते हैं, सन्निकट स्थित होते हैं। उसमें जो ये जो रिक्त स्थान है, ये जो है 1 डायमेंशनल सुसंकुलित संरचना कहलाता है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वयन संख्या, तो ये देखिए कि एक वॉइड जो है 2 कण से संकुलित है, या 2 कण से जो समन्वयित है, समन्वयित कहने करते एक दूसरे से मिली हुई। और जो वॉइड जो निर्माण हो रहा है, तो वो जो 2 कण के समन्वयन से हो रहा है, तो इसलिए समन्वयन जो संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो कहलाएगा, इसका जो 1 डायमेंशनल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। अब जो इसके बाद है यहाँ पर 2 डायमेंशनल, कि 2 डायमेंशनल 2 टाइप होता है। एक होता है स्क्वायर 2D स्क्वायर डायमेंशनल, 2D डायमेंशनल सुसंकुलित संरचना। स्क्वायर में जो होता है, एक होता है हेक्सागोनल, एक होता है स्क्वायर में और एक होता है हेक्सागोनल। स्क्वायर 2D डायमेंशनल सुसंकुलित संरचना या स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको जो इंग्लिश में कहते क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये 2 टाइप में होता है। सबसे पहला स्क्वायर में जो ये बराबर होते हैं इस तरह से, इस तरह से ये बराबर होते हैं स्क्वायर में। हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल जो कुछ इस टाइप में होता है। तो हेक्सागोनल जो कुछ इस टाइप में होता है वो टेढ़ा होता है इस तरह से, लेकिन स्क्वायर जो एकदम सीधा होता है इस तरह से।
तो स्क्वायर में जो है यहाँ पर जो ये जो होल बन रहा है, यह रिक्त स्थान जो है, ये जो स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। और यहाँ जो ये जो बन रहा है हेक्सागोनल में, ये जो कहलाएगा ये 2D, ये जो है हेक्सागोनल 2D डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो स्क्वायर में जो स्क्वायर डायमेंशनल, स्क्वायर 2D डायमेंशनल में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो इसका कुडिशन नंबर होता है, कुडिशन नंबर जो होता है CN जो होता है वो होता है 4, क्योंकि ये 4 से जो मिला हुआ था 1 2 3 4, ये 4 से मिला हुआ था, तो ये इसका कुडिशन नंबर हो जाता है 4। लेकिन इसका जो है 6 होता है। 6 इसलिए होता है कि यहाँ पर जो ये 6 टाइप में जो ये टेढ़ा करके बनता है, तो इसलिए ये 6 कण को अभी समन्वयित करता है। 6 कण के समन्वय से इसका निर्माण होता है, तो इसलिए जो इसका जो कुडिशन नंबर हो जाता है वो हो जाता है 6। कुडिशन नंबर हो जाता है इसका 6। फिर 3 डायमेंशनल जो है वो भी 3 टाइप का होता है। पहला तो स्क्वायर 3D, फिर हेक्सागोनल 3D, और तीसरा जो एक होता है वो होता है फेस सेंटर 3D। फेस सेंटर 3D, और उसमें जो 3D टाइप में होता है कि लंबाई चौड़ाई सारे चीज होते हैं उसमें, इस टाइप में ये होता है। इस टाइप में अगर ये सीधा है घन के रूप में है तो ये जो है स्क्वायर में चला जाएगा, अगर टेढ़ा बन रहा है तो ये जो है हेक्सागोनल में चल जाएगा। और ये एकदम स्थित फेस सेंटर करने कर ये ऊपर जो है क्रिस्टल के ऊपरी सतह और क्रिस्टल के निचली सतह से जो निर्मित है। यह अभी कण जो ऊपरी सतह और जो है निचले सतह के बीच जो बन रहा है होल या रिक्त स्थान, तब जो है वो फेस सेंटर जो है संकुलित संरचना में चला जाता है। तो उस समय इसका कुडिशन नंबर जो होता है या 3D में जो कुडिशन नंबर होता है वो जो है वो होता है 6। वो होता है 6। यह सुसंकुलित संरचना कि क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान को सुसंकुलित संरचना कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे संकुलन क्षमता। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था सुसंकुलित संरचना, तो उसमें था कि जो रिक्त स्थान या खाली वाला भाग बच जाता था वो सुसंकुलित संरचना कहलाता। अब संकुलन क्षमता कि वो तो खाली वाला था लेकिन ये हो जाएगा भरा हुआ, तो ऑक्यूपाइड भाग या भरा हुआ भाग। तो ऑक्यूपाइड भाग जो है संकुलन क्षमता होता है कि किसी भी क्रिस्टल का या संकुलन व्यवस्था के संपूर्ण भाग का वह भिन्न अंग जो कि ऑक्यूपाइड रहता है, जो ऑक्यूपाइड रहता है वो जो है संकुलन क्षमता कहलाता है। अब यहाँ पर कि इसमें जो भाग खाली रह जाता है, जो भाग खाली रहता है उसे जो वॉइड कहते हैं, उसे वॉइड कहते हैं। और पैकी के पीछे से संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू हो जाएगा 100%। ये जो संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम देखते हैं संकुलन क्षमता। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल देखते हैं। क्यूबिक देखिए, क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है एक क्यूब। ये जो है एक क्यूबिक यूनिट सेल का जो है आयतन होगा। तो एक क्यूब, तो एक के जगह पर जो भुजा है ये जो है देखिए r+r, ये हो जाएगा 2r। ए इक्वल हो जाएगा r+r, क्योंकि हाफ हाफ में बटा हुआ है त्रिज्या के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2r³। ये हो जाएगा फिर 8r³। तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम निकला वो निकला 8r³। अब जो ये गोला है, ये जो 1 एटम है, तो 1 एटम एक गोलाकार में, तो ये हो जाएगा गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 πr²। ये जो 4/3 πr², सॉरी πr³ होता है 4/3 इंटू πr³। तो ये हो गया 1 एटम का वॉल्यूम। अब जो इसको फॉर्मुलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ और नीचे इंटू हो जाएगा 8r³ इंटू 100%। क्यूब को भी जो खत्म हो जाएगा, यहाँ जो हमारे पास बचेगा
4 पाई, सॉरी ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 × 6 पाई/6 इंटू 100%, 100। तो इसका जो कुल मिलाकर आंसर आएगा वो आएगा 52.4%। तो ये आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का संकुलन क्षमता। अब अगर इसका वॉइड निकालना, वॉइड जो वॉइड जो 100% में यदि माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 50.4%। तो ये हो जाएगा 47.6%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो वॉइड परसेंटेज होता है वो होता है 47.6% और संकुलन क्षमता होता है 52.4%। तो इसके बाद अब हम लोग जानेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का स्पेसिफिक एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। अब है समझेंगे हम लोग बीसीसी में जो है संकुलन क्षमता। तो बीसीसी में जो है कॉर्नर पॉइंट के अलावे या कॉर्नर लेटिस पॉइंट पर जो कण होता है उसके अलावे एक स्फेयर बॉडी पर भी कण उपस्थित होता है। तो इस कारण से जो है बॉडी डायगोनल के अलोंग जो स्फेयर टच रहता है वो 3 स्फेयर टच रहता है। 2 ठो हो जाता है साइड में और 2 ठो कॉर्नर में और एक हो जाता है, और एक जो बनता है एक बनता है मिडिल में। तो 2 कॉर्नर 2 साइड 1 कॉर्नर, तो यहाँ पर जो है एक मिडिल में होता है। कुल मिलाकर 3 स्फेयर बॉडी से टच रहता है। बॉडी डायगोनल जो है बीसीसी का जो बॉडी डायगोनल है ये जो बी से लेकर ए तक ये जो कुल 3 से जुड़ा होता है, और जिसमें कि 2 साइड में होता है और एक जो है सेंटर में होता है। तो कुल मिलाकर 3 स्फेयर बॉडी से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो अब जो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज EFD। त्रिभुज यहाँ पर EFD जो दिया हुआ ये एक जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि अगर कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर करना होगा और आधार का स्क्वायर करना होगा। तो उसी पाइथागोरस प्रमेय से ही जो है बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का जो मान निकलता है 2a स्क्वायर निकलता है, और उसके बाद जो इसका जब बी स्क्वायर को जो है स्क्वायर जब रूट में जाएगा तो बी का जो आंसर आता है वो आता है √2a। उसके बाद है फिर ट्रायंगल AFD से, यहाँ पर देखिए AFD, तो AFD इसमें कह रहा है कि C = फिर जो उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगे। तो C चूंकि कर्ण है तो इसलिए जो C = हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चूंकि b का जो पहले से ही मान हम निकाल चुके b स्क्वायर का 2a स्क्वायर, तो b के जगह हम 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2a स्क्वायर लिखने के बाद जो C स्क्वायर का जो मान आएगा 3a स्क्वायर। फिर C का मान निकालने के लिए स्क्वायर को जो रूट में चेंज हो जाएगा और C का जो आंसर आएगा वो आएगा √3a। अब चूंकि बॉडी डायगोनल का लेंथ जो वो हो जाएगा C = 4r, C = हो जाएगा 4r, क्योंकि जब पहले तो 3 त्रिभुज का आ रहा है और 3 सर्किल का आ रहा है, और उसके बाद जो है एक यहाँ पर भी है, एक हाफ इधर जाएगा और हाफ इधर जाएगा। तो ये जो कुल मिलाकर जो है 4r होता है। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ जो होता है कुल मिलाकर 4r होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये जो सब मिलाकर जो इसमें 4 स्फेयर होते हैं। बॉडी डायगोनल में होते 4 हैं, लेकिन टच जो है वॉइड से जो टच रहता है वो सिर्फ 3 ही रहते हैं। बॉडी डायगोनल का लेंथ जो होता है वो 4 स्क्वायर को लेकर होता है, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए 4 जो है गोला बन रहा है, तो 4r हो जाएगा 4r। लेकिन जो बॉडी डायगोनल का जैसे कि हमने इसके अलोंग जो टचिंग रहता है स्फेयर वो कुल 3 ही रहते हैं, क्योंकि जो अगर इस ये देखिए यहाँ पर जो ये जो हमने बोर्ड पर बनाया इसीलिए ये जो पूरा कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर 3D डायमेंशनल में असलियत में अगर ऐसे घनाभाकार वस्तु को देखें तो ये जो कॉर्नर पॉइंट ये ही कॉर्नर पॉइंट जो यहाँ से कनेक्टेड होगा, क्योंकि जो ये साइड वाला है ये साइड वाला है, ये जो है साइड वाला है, इसलिए यहाँ पर जो ये जो 3 स्फेयर से कनेक्टेड होता है। लेकिन बॉडी डायगोनल का लेंथ जो होगा वो 4 स्फेयर के लिए, तो ये हो जाएगा C = 4r। और चूंकि C = 4r और C का मान पहले से हम निकाल चुके 3a √3a। तो
अब इस समीकरण को अगर यदि हल करें तो ए इक्वल टू निकलेगा 4r/√3, और यदि हम r का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा √3/4। अब चूंकि बीसीसी में कण का जो संख्या होता है या एटम्स का जो संख्या होता है वो कुल 2 होता है, इसलिए टो स्पेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो टो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2 × 4/3 4/3, तो ये हो जाएगा 8r³ 3। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम मली बंदी जानते हैं a क्यूब, तो a का मान हमने निकाल चुका है 4r/√3, तो ये जो निकलेगा 64/3√3 r³ निकलेगा। उसके बाद जो पैकिंग इफिशिएंसी है या संकुलन क्षमता जो निकलेगा, हमें 2 स्पेयर पर यूनिट का वॉल्यूम निकालना होगा। उसके बाद टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का निकाल होगा और इंटू जो 100% कर देंगे। तो 2 स्पेयर का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 8r³ 3। उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम क्यूब का निकाल चुके 64/3√3 r³। अब इसको 100% से जो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर जाएगा वो आएगा 68%। तो बीसीसी में जो ऑक्यूपाइड भाग होता है वो होता है 68%। और अगर आप भुआर निकालें तो भुआर निकालें, खाली स्थान निकालने के लिए 100% में भरा हुआ स्थान घटा देंगे, 68% घटाएंगे तो ये आ जाएगा 32%। तो ये आता है भुआर। संकुलन क्षमता में भुआर परसेंटेज होता है 32% और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज होता है वो होता है 68%। अब हमें समझना है एफसीसी में संकुलन क्षमता, सीसीपी में और एससीपी में। एफसीसी हुआ फेस क्लोज्ड पैक, और ये सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैक और हेक्सागोनल क्लोज्ड। तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता जो वो समान होता है, ये तीनों एक ही समान है, तो इसीलिए जो तीनों का जो मान जो है संकुलन क्षमता एक ही निकलता है, और भुआर्ट्स का भी। तो यहाँ पर जो फेस डायगोनल को यदि फेस डायगोनल जो एसी है, फेस डायगोनल एसी को जाए, यदि हम फेस डायगोनल एसी को जाए, फेस डायगोनल एसी को यदि हम बी मान लें, फेस डायगोनल एसी को यदि हम बी मान लें, तो जो एबीसी चित्र में, तो एबीसी में जो है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर। क्योंकि जो क्यूब का जो भुजा होता है वो हमेशा, और जो एज लेंथ होता है वो A ही होता है, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 2A स्क्वायर, तो इसलिए B का जो आंसर आएगा वो आएगा √2A। और B जो पहले से ही है वो चार स्फीयर से कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए जिसका त्रिज्या होगा वो 4r होगा, वो जो 4r होगा। तो B इक्वल टू 4r पहले से, और एक जो फॉर्मूला निकला पाइथागोरस से वो √2A। अब इस दोनों को अगर इक्वल करें तो A का जो मान आएगा वो आएगा 4r/√2, और इसका सॉल्यूशन करने पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2√2r। अब है सीसीपी में जो कण का संख्या, सीसीपी, एफसीसी या एचसीपी, तीनों में जो कण का या एटम का जो संख्या होता है वो 4 ही होता है, इसलिए इसका जो कुल वॉल्यूम होगा चारों स्पेयर का वो हो जाएगा 4 × 4/3 r³। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16/3 r³। उसके बाद क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम हो जाएगा A³ और A का हमने निकाल चुके हैं 4/√3 r³, तो ये हो जाएगा 32/√2 r³। तो अब जो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा, अब जो इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो निकलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी जो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट से इंटू 100%। तो इसका जो फॉर्मूलाइज करने के बाद जो इसका जो कुल जो परसेंटेज निकला वो 74%। तो एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है यह संकुलन क्षमता होता है 74% होता है, और जो इसका भुआर्ट जो हो जाएगा, भुआर्ट का परसेंटेज हो जाएगा 100 - 74%, इसलिए ये हो जाएगा 26%। तो एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी संरचना में जो है भुआर्ट का परसेंटेज होता है वो 26% होता है। अब हमें समझना है समन्वय संख्या को, या समन्वय संख्या या समन्वयन संख्या एक ही हुआ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर को समझना है, किसी भी क्रिस्टल में नियत कण के निकट पड़ोसी कणों की संख्या को उसका समन्वयन संख्या कहते हैं। निकट पड़ोसी कण, जैसे कि हमने पैकिंग एफिशिएंसी पे पढ़ा था, इसका जो निकट पड़ोसी कण है, इसका अगर पूछा जाए निकट पड़ोसी कण है तो इसका 2 ठो है,
एक इधर एक इधर। तो ये जो पड़ोसी कण है यही समन्वय संख्या कहलाता है। तो पड़ोसी कणों की संख्या को ही जो है समन्वय संख्या कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल के नियत कण के निकट पड़ोसी कणों की संख्या को ही जो है समन्वय संख्या कहते हैं। और आयनिक क्रिस्टल में, खासकर जो आयनिक क्रिस्टल में इसका ज्यादातर यूज होता है कि ऋणायन के परितः जो है धनायन का जितना संख्या होता है वही उसका कुरेशन नंबर होता है, और धनायन के परितः ऋणायन की संख्या जितनी होती है वही उसका कुरेशन नंबर होता है आयनिक क्रिस्टल में। और ये जो क्रिस्टल के संरचना को बताता है, लेकिन जो है ये जो है क्रिस्टल को पूरी तरह से परिभाषित या संरचित नहीं करता। इससे जो है क्रिस्टल के संरचना को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। बस ये जो आयनिक क्रिस्टल में इसका ज्यादातर यूज होता है घनायन और ऋणायन के संबंध में, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये जो किसी क्रिस्टल में नियत कण के निकट पड़ोसी कणों की संख्या की यूज है उसका समन्वय संख्या कहते हैं। अब है सामान्य आयनिक ठोसों की संरचना। अब है समान आयनिक ठोसों की संरचना, और उसमें सबसे पहला जो हमें समझना है वो है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या NaCl का स्ट्रक्चर। इसके कुल हम 5 स्पेशलाइजेशन को समझेंगे, विशेषता को, क्योंकि ये 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2 मार्क्स में जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है। और एक और है CHCl संरचना, ये भी जो एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले हम रॉक साल्ट का चर्चा करते हैं, उसके बाद CHCl का भी चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहला जो इसमें हम वाली बात NaCl है, तो इसलिए इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन जरूर हो। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में Na प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं। उसके बाद एक इसमें समन्वयन जो होता है वो 6/6 का होता है, कि जो Na प्लस के परितः 6 Cl होता है। Na प्लस के परितः Cl का कण जो अणु 6 होता है, और फिर Cl के परितः भी Na की जो संख्या होता है वो भी 6 ही होती है, दोनों बराबर, तो इसलिए 6/6 का जो समन्वयन होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो FCC संरचना में होता है। समान आयनिक ठोस में जो रॉक साल्ट है, रॉक साल्ट का जो संरचना होता है वो FCC संरचना होता है। और उसके बाद इसमें 6 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं। Cl माइनस के परितः जो इसमें 6 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कि Na प्लस उपस्थित रहता है। 6 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में जो Na प्लस उपस्थित रहते हैं। और लास्ट जो 5वां इसका विशेषता है वो ये, इसका रेडियस रेशियो जो होता है, अर्धव्यास अनुपात जो होता है, रेडियस जो होता है वो होता है 0.525। अब है CHCl संरचना। इसका जो भी कुल 5 स्ट्रक्चर जानेंगे, स्पेशलाइजेशन विशेषता जानेंगे। सबसे पहला तो ये जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद है कि इस पर जो कोनों पर संख्या होती है, CHCl स्ट्रक्चर में कोनों पर जो 8 Cl होता है, और बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ 1 CS होता है। लेकिन जो अतिरिक्त जो CS होता है वो 8 CS के साथ जो समन्वित रहता है कोनों में, इसीलिए जो इसका समन्वयन बनता है वो 8:8 का बनता है। 8:8 का जो इसका समन्वयन होता है, और उसके बाद जो इसका रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.93। CHCl का जो इस रेडियस रेशियो होता है, अर्धव्यास अनुपात होता है, वो होता है 0.93। और इसका जो एग्जाम्पल कुछ है वो है CHCl, CHBr, TeCl इत्यादि, इस टाइप में ये होते हैं। आप समझेंगे ब्रैग समीकरण। ये जो समीकरण दिया था WL और WB, ब्रैग नाम थे WL और WB। WL पिता थे, WL ब्रैग पिता थे, और WB जो है WB ब्रैग जो है वो पुत्र थे। दोनों बाप बेटे ने मिलकर जो है इसका जो है ये फार्मूला दिया था। ये फार्मूला जो किस प्रकार का था इसको सबसे पहले समझते। तो क्रिस्टल के सतहों के बीच जो एक्स किरण के कारण जो विवर्तन की घटना होती है, क्रिस्टल के सतहों के बीच जो है एक्स किरणों के कारण जो विवर्तन की घटना होती है, तो उन सतहों के बीच की दूरी का निर्धारण करने के लिए जिन्होंने ये समीकरण दिया था, या क्रिस्टल के सतहों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं ब्रैग समीकरण द्वारा, वो भी विवर्तन की घटना के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट लेयर और ये है सेकंड लेयर।
अब मान लीजिए विवर्तन की घटना हुई, एक्स किरण के उदाहरण से, ये एक्स किरण है और ये भी एक्स किरण, विवर्तन की घटना हुई, अब जो इसका पथांतर बनेगा तो लैम्डा, ये जो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। इसका जो ये पथांतर होगा, सॉरी ये सिग्मा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, ये होगा इसका पथांतर। और तरंग के रूप में जो पथांतर होता है वो होता है एन लैम्डा। तरंग दैर्घ्य के रूप में जो पथांतर होता है, तरंग दैर्घ्य और पथांतर में जो संबंध होता है वो एन लैम्डा के रूप में होता है। इसलिए सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब चूंकि देखिए ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी ए सी ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों जो सर्वांगसम है, क्योंकि सबसे पहला तो इसका एक भुजा बराबर है, अच्छा सॉरी उभयनिष्ठ है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें है, एक्स किरणें है, वो जो है एक दूसरे के समांतर है, इसलिए जो ये दूरी भी समान ही होंगे, ए बी और ए सी ये दूरी भी समान होंगी। और चूंकि ये दोनों समांतर है तो ये भी जो समान ही होगा। और अगर तीनों भुजा ही समान है तो इसका मतलब है क्षेत्रफल भी समान ही होगा। तो ये जो सर्वांगसम है, तो ये जो सर्वांगसम है ये हो गया इसका सर्वांगसम। सर्वांगसम के कारण त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाए तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, चूंकि बी डी बराबर डी सी हो गया। और अगर साइन थीटा का यहाँ पर हम फार्मूला लगा दे, साइन थीटा का फार्मूला लगा दे, और चूंकि ये डी है तो ये जो है ए डी इक्वल टू थीटा, ए डी इक्वल हो जाएगा छोटी डी, ए डी इक्वल हो जाएगा डी, ए डी इक्वल टू डी, तो ये निकल जाएगा डी साइन थीटा, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी साइन थीटा निकल जाएगा। तो ये हो गया डी साइन थीटा। चूंकि बी डी और जो डी सी बराबर है और तो सिग्मा के फॉर्मूले पथांतर जो सिग्मा इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो ये हो जाएगा टू बी डी या टू डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, और बी डी के जगह पर हम दे देंगे डी साइन थीटा, तो हो जाएगा डी टू डी साइन थीटा, टू डी साइन थीटा। और चूंकि ये पहले से एन लेमडा के बराबर तो ये हो जाएगा एन लेमडा, एन लेमडा। तो ये जो फार्मूला जो प्राप्त होता है हमें टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो यही जो समीकरण है ब्रैग समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो दूरी ज्ञात करने में होता है, वो भी क्रिस्टल सतहों के विवर्तन की घटना के समय दो सतहों के बीच की दूरी क्या होगी, तो उस ये ज्ञात करने के लिए जो ब्रैग समीकरण का यूज किया जाता है।